देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के नेताओं के एकत्रित होने के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन में अगर यूरोपियन यूनियन के देशों की सेना पहुंची तो वो रूस के खिलाफ सीधी जंग मानी जाएगी। रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक लावरोव ने कहा कि ईयू के शांति सैनिकों की रूस में मौजूदगी को नेटो की मौजूदगी के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के विश्व युद्ध की धमकी रूस के खिलाफ चेतावनी मानी जाएगी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा था कि शांति समझौते के बाद यूरोप के सैनिक शायद यूक्रेन में तैनात किए जा सकते हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने भी युद्ध विराम के बाद वहां शांति सैनिकों की मौजूदगी से जुड़ा बयान दिया था। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था के सवाल पर नीतीश कुमार सरकार को घेरा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। पूरे बिहार में अपराधियों की बहार है। मुख्यमंत्री तो खुद अपराधियों को छुड़वाते हैं। उन्होंने नया नियम बनाया था ताकि अपराधी जेल से बाहर आ सके। वहीं इससे पहले पटना में आरजेडी के युवा चौपाल कार्यक्रम में तेजस्वी ने नीतीश की उम्र पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि अब टायर्ड सीएम को रिटायर्ड कर दीजिए और रोजगार देने वाला युवा सीएम बनाइए। आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजियों का दौर भी तेज हो गया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद के बीच एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसमी ने फैसला लिया है कि वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदन के अंदर एकनाथ शिंदे ने अबू आसमी को देशद्रोही कहा था। उन्होंने ही सबसे पहले सदन में यह मांग रखी थी और कहा था कि ऐसे देशद्रोही को सदन में बैठने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और इस बीच औरंगजेब को लेकर दिए गए विवादित बयान के चलते अबू आसमी को विधानसभा के बजट सत्र से भी निलंबित कर दिया गया। इसके बावजूद डिप्टी सीएम शिंदे ने अबू आसमी को चेतावनी दी और कहा कि अभी तो उन्हें इशारा दिया गया है, समझने वाले को इशारा काफी है, उन्हें समझदारी से काम करना चाहिए। जो भी शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, महाराष्ट्र उन्हें माफ नहीं करेगा। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसमी का कहना है कि उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मैंने अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, फिर भी विवाद हो रहा है और कार्यवाही बाधित हो रही है। बजट के सत्र के दौरान कुछ काम हो सके इसके लिए मैंने बाहर दिया हुआ अपना बयान वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पीओके वाले बयान पर कहा कि विदेश मंत्री ने कहा है कि वे पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके वापस लाएंगे। क्या हमने उन्हें कभी रोका है? लेकिन अगर पीओके वापस लाना है तो लाइए। जब आप जम्मू कश्मीर का मानचित्र देखते हैं तो उसमें हमारा एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, लेकिन दूसरा हिस्सा चीन के पास भी है। कोई इस बारे में बात क्यों नहीं करता? बसपा में जारी उथल पुथल के बीच पार्टी प्रमुख मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार ने सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का ऐतिहासिक सुधार जमीन पर उतार कर दिखाया है। वैसे तो वर्तमान में चल रही उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते हुए नहीं थकती, लेकिन आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी आदि बुनियादी जरूरतों को लेकर दुर्दशा है। लेकिन आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी आदि की बुनियादी जरूरतों को लेकर दुर्दशा है, वो किसी से छिपी नहीं है। केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी धन की कमी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण के लिए और इनके जीवन सुधार में सही से नहीं होना, यह काफी चिंताजनक बात है। दिल्ली एनसीआर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली नक्सली महिला की पहचान की गई है, जिसे 10 साल की उम्र से ही उन्नत हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि झारखंड की 23 वर्षीय महिला नक्सली जो दिल्ली में झूठी पहचान के साथ रह रही थी को पीतमपुरा से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार वह 2020 से
नोएडा और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया गया है कि मूल रूप से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के कुदाबरू गांव की रहने वाली वह महिला मुठभेड़ों सहित कई पुलिस मामलों में वांछित थी। उस पर भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। झारखंड की एक अदालत ने 26 मार्च 2023 को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दिल्ली पहुंचने के बाद उसने झूठी पहचान बना ली और घरेलू सहायिका के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। समय के साथ वह पीतमपुरा में बस गई। उत्तर कोरिया ने विदेशी पर्यटकों को अपने यहाँ आने की इजाजत देने के कुछ हफ्तों के बाद ही इस पर फिर से पाबंदी लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने कुछ हफ्तों पहले ही विदेशी पर्यटकों को अपने यहाँ आने की इजाजत दी थी। पिछले 5 साल में ये पहली बार था जब उत्तर कोरिया ने विदेशी पर्यटकों को पहली बार ये इजाजत दी। दरअसल 2020 में कोविड महामारी की शुरुआत के साथ ही उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं सील कर दी थी और इसके बाद उसने 2023 से अपने कड़े नियमों में थोड़ी ढील देनी शुरू की थी। 2024 में उसने रूसी पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली थी और पिछले महीने उत्तर कोरिया ने ऐलान किया था कि पूर्वी शहर रेसन में विदेशी पर्यटकों को आने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अब एक बार फिर पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के श्रीनगर में एक होटल पर रूसी मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला तब हुआ जब जेलेंस्की ब्रुसेल्स में यूरोपीय नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे थे। शहर के क्षेत्रीय गवर्नर सेरही लिसाक ने बताया कि क्रीवी री में रूसी मिसाइल से कम 4 लोग मारे गए और 31 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मिसाइल यूक्रेन के केंद्रीय शहर में एक होटल पर गिरी, जिससे 13 अपार्टमेंट ब्लॉक और 12 दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के होम टाउन में एक होटल पर हुए रूसी मिसाइल हमले को लेकर उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि क्रीवी री में बचाव अभियान पूरी रात चला। उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक साधारण होटल पर हमला किया। हमले से ठीक पहले एक मानवीय संगठन के वॉलंटियर यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिक होटल में ठहरे थे। वे बच गए क्योंकि वे अपने कमरों से नीचे उतरने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से हमले में 4 लोग मारे गए। जेलेंस्की ने आगे कहा कि हमले में 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचाव दल अभी भी घटनास्थल पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने IMF की रिपोर्ट का हवाला देकर भारत में निजी निवेश की धीमी रफ्तार का मामला उठाया है। पार्टी ने कहा है कि भारत में धीमी आर्थिक ग्रोथ को ठीक करने के लिए खपत बढ़ाने, निश्चित नीतिगत फैसले लेने और स्थिर कारोबारी नीतियों की जरूरत है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि IMF ने अपनी रिपोर्ट में एक पूरा सेक्शन भारत में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर दिया है। IMF की एनुअल इंडिया आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक तरह से ये मोदी सरकार की नीतियों और कदमों की आलोचना है। अरबपति कारोबारी और अब अमेरिका के ट्रंप प्रशासन में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि बाइडेन सरकार ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अंतरिक्ष यात्रियों को वहां केवल 8 दिन रहना था और अब वे 8 महीने से वहां हैं। स्पेसएक्स 6 महीने पहले एक और ड्रैगन भेजकर उन्हें वापस ला सकता था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। मस्क ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के लिए कहा और हम ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परीक्षण मिशन पर रवाना हुए थे, लेकिन नासा ने अंतरिक्ष यान को वापसी के लिए असुरक्षित माना, जिससे अनिश्चितकालीन की देरी हुई और तब से वे वहीं हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि यदि परिसीमन प्रक्रिया एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत पर की जाती है तो केवल मध्य भारत के राज्यों को लाभ होगा, क्योंकि वे जनसंख्या नियंत्रण के मामले में पिछड़ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक नया फॉर्मूला तैयार करने की मांग की। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद ने परिसीमन प्रक्रिया को लेकर विवाद के बीच यह मांग की है। वहीं तमिलनाडु में एक सर्वदलीय बैठक में संसदीय क्षेत्रों के जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध किया गया। इस बीच एक्स पर एक पोस्ट में तिवारी ने लिखा कि यदि परिसीमन प्रक्रिया एक वोट एक मूल्य के मौजूदा सिद्धांत पर की जाती है तो दक्षिणी और उत्तरी राज्यों की लोकसभा सीटें खत्म हो जाएंगी और केवल मध्य भारत के राज्यों को लाभ होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.